जिस चीज पर आपने सवाल किया है वो मेरे पेट से रिलेटेड है जी लेकिन अब जो आपने सवाल किया वो मेरे दिल से रिलेटेड है। जी। और जैसे कोई बच्चा बहुत टैलेंटेड भी है बट स्टिल अगर वो अपनी फीस नहीं पे करता तो उसका नाम वो काट देते हैं। पूरे राज्य में कोई ऐसा जिला ऐसा जगह नहीं है जहां हमारे बच्चे सेलेक्ट होकर काम नहीं कर रहे हैं। इतनी मारा मारे जॉब को लेकर, तो ऐसे टाइम में जो इंसान प्रिपेयर कर रहा है जी या उसका नहीं हो पा रहा है अटेम्प्ट जी। में, उसको किस तरफ जाना चाहिए? प्री मेलवेन इस तरह की बात कर रहे हैं, मैं तो इसके भी पक्ष में नहीं। उनका रुझान यूपीएससी की तरफ कम है, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि मतलब ऐसी क्या चीज है जो इतने हैवानियत तरीके से पेश आए कि 6-7 दिन उसके साथ मारपीट करते रहे। पूरे राज्य में कोई ऐसा जिला ऐसा जगह नहीं है जहां हमारे बच्चे सेलेक्ट होकर काम नहीं कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ऑन एयर विद सौरभ में। आप देख रहे हैं जनधारा 24। आज हमारे साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत है जिनसे हम काफ़ी सारी चीज़ें समझेंगे, खासकर जीएसटी के बारे में। आज हमारे साथ राजीव सर हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ जीएसटी। सर, मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ। थैंक यू सौरभ जी, थैंक यू वेरी मच। जी सर, आपने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए धन्यवाद आपका। जी जी, तो बिना देर के साथ शुरू करते हैं आज की बातचीत। सर, पहला सवाल मेरा ये रहेगा, जैसे हमारा शो काफ़ी यूथ के लोग देखते हैं, तो वो जानना चाहते हैं कि जीएसटी कैसे, मतलब वर्क कैसे करता है ये ऑफिस? जी 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 दरअसल बताऊं सौरभ जी कि सबसे पहले हम लोग जो है जीएसटी जो है एक प्रकार का बेसिकली कर है, कर जी। व्यवस्था है, टैक्स है। सरकार को स्कूल बनाने के लिए, कॉलेज बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, ब्रिजेस बनाने के लिए जी टैक्स की जरूरत पड़ती है, आय के साधन। तो ये एक आय का साधन है। जी जैसे इनकम टैक्स जो है डायरेक्ट टैक्स है, उसी तरह Okay. जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। जी इनडायरेक्ट टैक्स है सभी जी। चीजों में। जितनी चीजों को हम आमतौर पर अपनी आंखों से देखते हैं, जी चाहे जो भी चीज हो, जी आज हम शर्ट पहने, पैंट पहने, मोबाइल खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, किसी चीज में कोचिंग जाते हैं, ब्यूटी पार्लर जाते हैं, हर चीज में जीएसटी जी, लगता जी है। सर। जी जी सर, तो फील्ड में किस तरीके के काम होते हैं, अगर हम ऐसे बात करें जी तो? दरअसल हमारा प्रयास ये रहता है कि जीएसटी डिपार्टमेंट में कि जी हम जो है कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा करदाता, वैसे करदाता जो इस दायरे से बाहर हैं, जीएसटी जी जी दायरे से, जी सर। उनको जीएसटी में लेके आना जी और उनसे जो है जीएसटी को वसूलना, ये हमारा काम है प्राइमरीली। जी लेकिन होता क्या है कि आमतौर पर जितना हम जिस तरह से बात कर रहे हैं उतना आसान काम नहीं होता है, जी जी क्योंकि अधिकतर लोगों की मानसिकता आज भी ये है कि किस तरह से वो कर की चोरी करें, कर को चुकाना ना पड़े, जी इस ओर वो प्रयास करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अभी हमारा डिपार्टमेंट काफी ज्यादा सिस्टम ओरिएंटेड हो गया है। जी हम लोग एआई और अलग अलग टेक्नोलॉजीज का यूज करते हुए जी ऐसे लोगों को जो लोग कर चोरी कर रहे हैं जी उनको कोशिश करना, उनको ढूंढना, पकड़ना और उनसे कर वसूलना, जी उन सर। पर उसके लिए दंड लगाना, पेनल्टी वगैरह की भी हम करते जी हैं। सर। जी सर, अब दूसरी एक और बात करते हैं। आप बहुत टाइम से एक संस्था का संचालन कर रहे हैं, जी जी जी। तो उसका संचालन करने का आइडिया आपके पास कैसे है और वो कैसे वर्क करते हैं और किस चीज़ के लिए, वो मैं आप ही से जानना चाहूँगा। नहीं नहीं, बहुत अच्छा सौरभ जी, बहुत ही जी अच्छा। आपने जो है ना, अभी तक तो मैं जिस चीज पर आपने सवाल किया है वो मेरे पेट से रिलेटेड है, जी लेकिन अब जो आपने सवाल किया वो मेरे दिल से रिलेटेड है। जी सर। क्यों दिल से रिलेटेड? इसलिए है क्योंकि जी क्या हुआ कि जब मैं पढ़ाई कर रहा था, उसके जी बाद नौकरी के लिए मैं प्रयास कर रहा था, उस समय घर की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। मैं ये बात कर रहा हूँ आज से 30 साल पहले की बात। जी तो क्या हुआ, मैं और आप जानते ही हैं कि तमाम जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जी वो भी जस्ट लाइक जैसे कपड़े का दुकान, मिठाई का दुकान है, उस तरह का वो भी पढ़ाई की दुकान है। जी जी तो वहां पर पैसे लगते थे और मेरे पास पैसे नहीं थे देने के लिए। तो मैंने क्या किया कि उनके पास गया, हाथ पैर जोड़ा, गिड़गिड़ाया कि भाई मुझे किसी तरह से कोचिंग करवा दीजिए। बाद में भले ही मैं लिखित बॉन्ड दे सकता हूँ कि मेरी 6 महीना 8 महीना जो भी कोर्स होगा उसका जैसे भी नौकरी लगेगी, मेरे पास आर्थिक स्थिति ठीक होगी, दे दूंगा। जी लेकिन किसी ने किया नहीं, बल्कि धक्के मार के बाहर कर दिया। जी तब मैं जो है फिर ऐसे अपने जैसे लोगों को ढूंढा जो लोग ऐसी तैयारी कर रहे थे जी और जिनके पास साधन नहीं था, उन सबको ढूंढ के मैंने फिर साथ में किस तरह से हम लोग मिलजुल के कैसे पढ़ सकते हैं वो मैंने पढ़ाई की। और उसमें फिर देखा कि मैंने कि न सिर्फ मैं सक्सेस हुआ बल्कि हमारे साथ जो लोग पढ़ रहे थे इस तरह का, वो सब सक्सेस हुए। जी तब मन में 2 बातें मन में आई। जी एक सर। बात, पहला कि कोई भगवान अगर मुझे इस लायक बनाता है कि जी मैं सर। किसी के अगर अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं, जी मेरे को मेरे पेट की चिंता ना हो, तो मैं ऐसा कोई भी समाज में ऐसा कोई बच्चा रहने नहीं दूंगा जी जो कि पैसों के अभाव में पढ़ाई न कर पा रहा हो। बिल्कुल। इसी उद्देश्य से मैंने शुरू किया। अच्छा, दूसरी बात मेरे साथ ये थी कि मैंने दूसरा भी कर चुका था एक्सपेरिमेंट कि मैं
जब अपने से और अपने 10 दोस्तों के साथ जिस तरह से पढ़ाई की जी और हम लोग सभी लोग सक्सेस हुए, तो मेरे को लगा कि ये तरीके से हम सक्सेस हो सकते हैं। जी फिर मैं जब यहाँ पर केंद्र सरकार की नौकरी में जब आया, हम लोगों को मुझे यहाँ पर ये जोन मिला, सेंट्रल जोन, इसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आधा विदर्भ हमारे इसमें जोन में आता है। जी हमको एक कैडर अलॉट हुआ और मैं जब यहाँ पर पोस्टिंग हुई तो मैं उस बात में कर रहा हूँ वर्ष 1994 की, 1994। जी तब मैं इस डिपार्टमेंट में एज ए इंस्पेक्टर ज्वाइन किया था, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर के तौर जी। पर। तो मैं आमतौर पर बच्चों को ढूंढता था, बताने की कोशिश करता था कि आओ मेरे पास, क्योंकि मैंने ये देखा कि छत्तीसगढ़ के लोग जो है ना, इतने सीधे और इतने सरल और इतने सच्चे शायद पूरे देश में कहीं नहीं, जी सर या यूं कहूँ विश्व में कहीं नहीं। तो देखा कि यहाँ के बच्चे जो हैं पढ़ तो रहे, कॉलेज की डिग्रियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन उनको कैसे नौकरी में कैसे जाएं, नौकरी कैसे मिलेगी, उसका उनको जागरूकता का अभाव था। तो मैं प्रयास करता रहा, तो बहुत मुझे परेशानी हुई। और सौरभ जी, आपको इतना जानकर आश्चर्य होगा कि मैं एक अच्छा काम करना चाह रहा था, इसके बावजूद मुझे 7 साल लगे एक बच्चा को ढूंढने में। यानी मैं 1994 से जो शुरू किया मेहनत, जी 2001 में मुझे पहला बच्चा मिला। मेरे घर में उस समय घर में ही कहीं कोई ऐसी इंस्टीट्यूट वगैरह कुछ इस तरह के थी नहीं, तो घर में ही हम स्टार्ट किए जी एक बच्चे से। घर में वो बच्चा भाग ना जाए कहीं, तो वाइफ जो है, जैसे घर में दामाद को स्वागत किया जाता है, उस तरह से वाइफ जो है सैंडविच बना के, जूस बना के उसको पिलाना खिलाना, ताकि मेरे पति का जो पागलपन है जी ये पढ़ाने का वो पूरा करे, इस तरह शौक। तो वो जो सफर शुरू हुआ एक बच्चे से, फिर 2-4 बच्चे आए उस तरह। फिर घर में ही कॉलोनी में, जो हमारे डिपार्टमेंट का कस्टम्स कॉलोनी में टिकरापारा में जो मुझे गवर्नमेंट क्वार्टर अलॉटेड था, जी उसके ही ड्राइंग रूम में मैंने सोफा, डाइनिंग टेबल सबको हटा दिया। जी सबके ड्राइंग हॉल सबसे बेहतरीन होता है। मेरा घर का ड्राइंग रूम हॉल सबसे गंदा था, क्योंकि घर में कुछ भी नहीं थे, वहां सीट नीचे खाली जमीन एक हुआ करता था, जी और सब बच्चे आते थे, सब लोग वहीं नीचे पढ़ाता था मैं धीरे धीरे। जी तो यही कारवां शुरू हुआ। फिर बाद में यहाँ पर कालीबाड़ी में हम लोगों को दिया गया, स्कूल का एक कमरा दिया गया, जो कि स्कूल के बाद आमतौर पर मिलता था। जी लेकिन वो क्या है, शाम को 6 से 8 मिलता था, तो उसमें हम लोग को बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि परीक्षाएं बहुत सारी हैं जी और टाइम हमको फिक्स है 2 घंटे का टाइम, जी जी और फिर हम लाइब्रेरी भी नहीं रख सकते थे। जी तो फिर बाद में हमारे बच्चों ने बोला कि सर, जो बच्चे सिलेक्ट हुए, क्योंकि हम 15 साल लगभग हम वहाँ पर किए, 15-17 साल। जी उसके बाद जब वहाँ से हम निकले, तो फिर हमने यहाँ पर किराया लिया। बच्चे लोग बोले कि सर आप चिंता मत कीजिए, हम लोगों ने यहाँ से सीखा है, यहाँ से ही पाया है रोजगार, तो हम इसकी भरपाई करेंगे, जी हम इसका किराया देंगे, आप बस जो चाह रहे हो कि जो बच्चों को भला जी करना सर वो उसका करो। जी इस सर तरह से युवा का सफर, ये युवा नाम की संस्था का सफर जी इस तरह का है। सर, ये तो आप बहुत इंस्पिरेशनल काम कर रहे हैं जी, सर। जी, काफी जी। बहुत अच्छा लगा सुन के जी, कि जी, जी। ऐसा काम हो रहा है। जी सर, तो जैसे आउटर में भी हम देखते हैं काफी सारे इंस्टीट्यूट आ गए हैं जो प्रिपरेशन करा रहे हैं, तो उनको आप किस तरीके नज़रिए से देखते हैं? क्योंकि उनके प्राइजेस भी बहुत हाई है, और जैसे कोई बच्चा बहुत टैलेंटेड भी है, बट स्टिल अगर वो अपनी फीस नहीं पे करता तो उसका नाम वो काट देते हैं। बिल्कुल जी। बिल्कुल, नहीं सौरभ जी, बिल्कुल सही बोला। मैंने जैसे आपको बताया ना जी कि दरअसल ये जो है, जिस तरह का कपड़े का दुकान है या मान लीजिए मिठाई की दुकान है, उस तरह से कोचिंग इंस्टीट्यूट भी उसी तरह का है। जी ये अब सिर्फ क्या हो गया कि जब अगर ये कोचिंग इंस्टीट्यूट, अगर समझिए व्यवसाय अगर किसी दिन भी बन जाता जी है ना, जैसे आमतौर पर हमारे देश में अभी वही दिक्कत हो रही है। जो शिक्षा सरकार को देनी चाहिए थी मूलभूत अधिकार के रूप में, जी वो शिक्षा देखिए, अब आजकल कोई सरकारी स्कूल में, हर आदमी चाहता है अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए। जी तो वही हाल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के भी हो गए हैं। जी अब वो उनका जो भी संचालक हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, उनका मूल पहला उद्देश्य ये है कि लाभ कमाना। हाँ हाँ जब भी अगर लाभ कमाने के उद्देश्य से होगा, नेचुरली ऐसे बच्चे जी जो टैलेंटेड तो हैं जी लेकिन उनके पास आर्थिक स्थिति नहीं है, वो बच्चे कभी भी उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में ना प्रवेश पा सकते हैं, ना वहां से पढ़ के आगे निकल सकते हैं। जी तो उन बच्चों, वैसे बच्चों के लिए ही हम युवा चला रहे हैं जी कि सर ऐसे बच्चे कहीं बाहर ना भटकें। जी सर लेकिन बस अफसोस इसी बात की है सौरभ जी, कि आज आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से लोगों को हमारे बारे में जानना चाहिए था, पता चलना चाहिए था, ये तो मैं तो आपको आज साधुवाद भी दे रहा हूँ इंटरव्यू के बीच में ही, कि आपने प्रयास किया कि इस बहाने कुछ लोगों को पता चले। हमारा उद्देश्य भी यही है कि लोगों को पता जी, चले, जी, सर। लोग बेझिझक बेधड़क हमारे पास आए। जी सर सर मैं जी। भी यही चाहूंगा कि लोगों तक ये पहुंचे, क्योंकि आप जी। काफी इंस्पिरेशनल काम कर रहे हैं। जी जी सर, एक और बात ये जानना चाहूंगा मैं आपसे कि जैसे हम देखते हैं आईआईटी हो गया, अब आईआईटी पे एक सीट के पीछे 10,000
लोग बिल्कुल एक एक सीट पे हैं। तो जब लोग मतलब सीट्स इतनी कम है, चाहे सरकारी जॉब हो चाहे कोई भी चीज हो, पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ रही है, जी जी एडल्टहुड बढ़ रहा है लोगों का। बिल्कुल बिल्कुल सो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, जब इतनी मारा मारे है जॉब को लेकर, तो ऐसे टाइम में जो इंसान प्रिपेयर कर रहा है जी या जी उसका नहीं हो पा रहा अटेम्प्ट में, जी उसको किस तरफ जाना चाहिए? जी देखिए क्या है ये सौरभ जी, आपने चूंकि भारत के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल बहुत सही बात कही, क्योंकि जी यहाँ पर क्या है, सरकारी नौकरियां चाहे मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज में सीट्स लिमिटेड जी सर। है ना, उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से आमतौर पर होनी चाहिए। जी हमारे पास क्या है, जनसंख्या बहुत ज्यादा हाँ है ना, ये कहीं ना कहीं एक अवरोध बनता है बच्चों के लिए। तो जी मैं यही चाहूंगा कि बच्चों को, मैं हमेशा ये चाहता हूँ सौरभ जी, आपके माध्यम से भी मैं जी उन बच्चों के बारे में बताना चाहता हूँ आपको, जी कि दरअसल मैं एक छोटा सा एक कटु सत्य आपको बताना चाहता हूँ। ये उन बच्चों के पेरेंट्स के लिए मेरा ये संदेश है जी सर। कि दरअसल आज कोटा एक राजस्थान में एक शहर है, जी वहां पर इतने बच्चे कोचिंग के लिए पढ़ते हैं, चाहे मेडिकल या इंजीनियरिंग के लिए। जी सर। मेडिकल के लिए उतने बच्चे सिर्फ एक राजस्थान के कोटा शहर में उतने बच्चे पढ़ते हैं जी जितने की पूरे भारत में सीट नहीं मेडिकल का। जी और मैं ये रायपुर बिलासपुर भिलाई की बात ही नहीं कर रहा हूँ, जी अंबिकापुर दुर्ग और इसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैंने जी सर। समझिए कोटा में अगर इतने बच्चे पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब साफ है कि हर पेरेंट्स की महत्वाकांक्षा है कि जी बच्चा उस लायक हो ना हो। उनको लगता है मेरा बच्चा मेडिकल कर लेना चाहिए, मेरा बच्चा जी डॉक्टरी कर इंजीनियर कर लेना चाहिए, जी और सर। इसीलिए आमतौर पर आप देखते हैं वो बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जी क्योंकि घर का दबाव रहता है उनको करने के लिए। जी उनको सीट नहीं मिल पाएगा क्योंकि उनके अंदर वो कैलिबर नहीं, या उनके अंदर उसका इच्छा नहीं है। जी सर। अगर आप एक टेस्ट ले, मछली को भी बोले कि पेड़ में चढ़ो तो कहाँ से संभव है? हाँ नहीं चढ़ वही आत्महत्या और ये सब का कारण बनते हैं। तो मेरा ये है आपके माध्यम से कहना है उन पेरेंट्स को और आपके सभी बच्चों को जी कि सर। सबसे पहले अपना जो 10वीं में आए, 8वीं में आए, 9वीं में आए, तो कैरियर काउंसलिंग नाम का चीज होता है। राइट। तो बेहतर है कि कैरियर काउंसलिंग करें और उसके बाद वो तय करें कि किसमें उनकी क्षमता ज्यादा है, जी सर। उस चीज में आ जाए। जी जैसे आप देख रहे हैं सचिन तेंदुलकर को, वो 10th में इंग्लिश में फेल थे। महेंद्र सिंह धोनी ग्रेजुएशन में फेल थे। लेकिन देखिए आज विश्व में या पूरे भारत में राइट। उन लोग दोनों सर्वकालिक महान बिल्कुल सर। बल्लेबाज, कप्तान या क्रिकेट खिलाड़ी के तौर पर जाने जाते हैं। जी जी अगर उनके माँ पिताजी भी अगर उनको कान पकड़ के बोलते कि तुम IIT नीट की तैयारी करो, तो मैं समझता हूँ उनसे ज्यादा फेलियर कोई नहीं होता सही बोल रहे हैं। है ना। तो क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? आज पहले ठीक है, आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले ऐसा इस तरह से जी करना कोई बुरी बात नहीं थी। लेकिन ये जो है आज भी अगर हम इसी ढकोस ढर्रे पे चले कि बेटे को इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, तो इससे बड़ी मूर्खता तो कुछ नहीं जी होती जी मेरे जी। हिसाब से। सर वैसे ये सेम चीज बिजनेसमैन लोग में भी होता है कि उनके बिजनेस वाले भले, जैसे कई लोग होते हैं वो जाते हैं लंदन पढ़ने, न्यूयॉर्क पढ़ने, बट उनके जब घर में पूछो कि अब ये क्या करेगा, तो उनके फादर का कहना होता है कि भाई आकर दुकान ही संभालेगा। तो पॉइंट वही है कि अगर कोई आदमी इतना एक्सपोजर ले रहा है तो जी उसे कंटिन्यू करना चाहिए जी अपने बिल्कुल जर्नी सही, को। बिल्कुल सही है, जी बिल्कुल। सर, हमारे राज्य में देखते हैं हम कि यूपीएससी की लोग मतलब उनका रुझान यूपीएससी की तरफ कम है, तो जी आपको ऐसा क्यों लगता है कि मतलब ऐसी क्या चीज है जो पीछे जी खींचती है? नहीं सौरभ जी, मैं आपको बताऊं, यहाँ पर मैं आमतौर पर कॉलेजेस वगैरह में कैरियर काउंसलिंग के लिए जाता हूँ, जी सर। सेमिनार लेने के लिए, ताकि बच्चों को पढ़ाई के लिए अवेयर करने के लिए। जी मैं आपको बताऊं, यहाँ पर पूरे छत्तीसगढ़ में जो एक सर्वे निकल कर सामने आया है, जी उसमें यह है कि कॉलेज से निकलने के बाद लड़के जो है वो चाहते हैं कि, अमूमन गांव और इस तरह के बच्चे ज़्यादातर ये चाहते हैं कि वो पुलिस में आरक्षक बन जाए, और लड़कियां चाहती हैं नर्सिंग का कोर्स करके, जी BSc नर्सिंग कोर्स करके नर्स बन जाए, जी है ना। और उसके अलावा वो अगर लगता है दोनों नहीं हो पाता है तो वो सोचते हैं कि हम किसी तरह से शिक्षा कर्मी बन जाए, शिक्षक में चले जाए, B.Ed कर लें, इस तरह से, है ना। जी तो सबसे बड़ी बात जो आपने बताया बोला ना, तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि लोगों को UPSC तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पर जो स्टेट बैंक है या कैनरा बैंक है, रेलवे में TT है, रेलवे में गार्ड की नौकरी जी है ना, ये LIC है, उसमें भी जॉब है डेवलपमेंट ऑफिसर के। उसके अलावा जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के रूप में या असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रूप में, इस तरह के कई सारे जॉब्स हैं, जी सर। है ना। लेकिन उनके बारे में लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। जी तो दरअसल क्या है, UPSC के प्रति रुझान जो आपने बोला ना, दरअसल ये कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसके प्रति रुझान कम है, बस जी लोगों के अवेयरनेस नहीं, जागरूकता नहीं, बस यही जी। इसका। सर वापस मैं आपसे GST के बारे में कुछ 2-3 सवाल करना चाहूँगा। सर पहली चीज़ मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे हमारा छत्तीसगढ़ है, जी वो आयरन और इसका काफ़ी बड़ा प्रोड्यूसर है। जी जी
तो लोहा लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, बट छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पे ये देखा जा रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं एक लोहा व्यापारी हूँ, मैंने अपनी एक फर्म डाली, मैंने वो फर्म को मार्च के पहले तक चलाई, उसमें मैंने जितने भी माल लिए उसमें मैंने जीएसटी के बिल्स लिए, और मैं वो एट द एंड वो फर्म को दूसरे के नाम पे रखा हूँ और मैं उसे बंद कर दिया। संचालन कोई और कर रहा है जी चला कोई और रहा है सर। जी। सर तो इनको पकड़ने के लिए हमारे यहाँ पर ऐसी क्या अभी नई चीजें लाई जा रही है? नहीं, मैं सौरभ जी आपको बताना चाहूंगा कि चूंकि अब जीएसटी पर विषय पर फिर से आए तो मैं जी बताना सर। चाहता हूँ कि दरअसल क्या है, व्यापारियों में आज भी मानसिकता वही है कि उन लोग सोचते हैं कि आज भी बही खाता में काम हो रहा है, चिट्ठा में काम हो रहा है, आज कागज में लिखे कल फाड़ दिए, इस तरह से। जी सर। लेकिन अभी क्या है कि जीएसटी जो है पूरा सिस्टम ड्रिवन है। जी अभी सबको एक जीएसटी नंबर दिया गया। आप आमतौर पर देखते होंगे कोई भी कपड़े दुकान में, ज्वेलरी में, मिठाई दुकान में, हर जगह जीएसटी नंबर लिखा रहता है। हाँ, बोर्ड लगा में, रहता है बोर्ड में पीछे। रहता है ना। तो जी इसका सर। मतलब क्या हुआ, अगर मैंने आपको माल बेचा या आपने मुझे दिया या कि मैंने किसी और को दिया, जी तो सर। मुझे क्या है वो जीएसटी नंबर लिखना पड़ता है, मैंने इसको दिया। तो वो क्या है उसके पास चला जाएगा, वो मैंने जो बिल किया। जी अगर सर। कल के दिन वहां उसके पास किसी को या आपके पास कोई पूछेगा भाई ये बिल कहाँ से आया, ये देखेंगे कि भाई इस बिल का आपका है, तो उसी से पता चल जाएगा यहाँ से राजीव के पास है, राजीव ने कर चुका है कि नहीं, वहां दिख रहा है कि कर नहीं चुका है। जी सर। इतना सिस्टम ड्रिवन है कि अब जो है इस तरह की चोरियां जो है बहुत ही आसान तरीके से हमारे सिस्टम में, कभी आप मैंने अगर फुर्सत में बैठे तो मैं दिखाऊंगा हमारे सिस्टम में जी सर। किस तरह से चीजें कितनी पारदर्शिता तरह से दिखाई जाती है, जी सर। दिखाई जा रही है। और ये सिर्फ इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि देखिए क्या है ना, जब हम बात कर रहे हैं कि जो कर चोरी जो कर रहे हैं वैसे व्यापारी जी। के, लेकिन आपको तो ये भी मानना होगा ना कि जो जो व्यापारी हैं जी सर। वो तो मैक्सिमम लोग ईमानदार हैं, हाँ है ना। 90% 95% तो ईमानदार लोग हैं, सिर्फ 2% 4% 5% लोगों के लिए हम जी। लोग उनको बदनाम कर रहे हैं। हाँ तो दरअसल ये जीएसटी लाया इसीलिए गया कि ताकि व्यापारी को किसी अधिकारी के दरवाजे ना आना पड़े, जी सर। उससे मिलना ना पड़े। अब जी। क्या होता है कि जीएसटी में जो है व्यापारी अपने घर में, अपने कंप्यूटर में, अपने मोबाइल में से वो रिटर्न भर सकता है। जी सर। उसको इतनी आसानी है, उसको किसी काम के लिए, किसी चीज के जीएसटी के किसी काम के लिए, चाहे उसको अगर लगता है कि उसको आज यहाँ नहीं काम करूंगा, दूसरी जगह काम करूंगा, किराया लूंगा, उसको अगर चेंज करना, अपना प्लेस एड्रेस को चेंज करना, किसी चीज के लिए ऑफिस आने की जरूरत नहीं। जी सर। वहीं से वो पोर्टल में डाल देगा, यहाँ अधिकारी के पास आ जाएगा, अधिकारी देखेंगे हाँ सब सही है, किरायानामा सब वगैरह, तो ओके कर देंगे, अप्रूव कर देंगे। जी सर। सर पर ये जैसे कोविड के समय जैसे ये जो ये लोगों का कहना है कि उस समय काफी चरम पे चालू हुआ था काम करना लोगों का, लोहे का और इसका। अब काफी तरीके से ऐसा आप बता रहे हैं कि ट्रैकिंग हो सकती है, अगर मैं कहीं मेरे पास कोई ऐसा पैसा आ रहा है और मैं उसको खर्च कर रहा हूँ तो दूसरी जगह आप लोग को कहीं ना कहीं आपके डाटा में रिफ्लेक्ट हो ही जाता होगा जी सर। जी जी बिल्कुल सर और दूसरी चीज ये पूछना चाह रहे थे कि जैसे अभी आईपीएल का समय चल रहा है, जी जी तो दो चीजें थी सर उसमें जो मतलब एज अ व्यूअर मैं सोचता हूँ जी कि सर फर्स्ट थिंग तो कि उसमें जब हम देख रहे हैं मैच, था उसमें ड्रीम 11 का तो उसमें दिखा रहा है जी कि आप ड्रीम 11 खेलिए, हाँ, उसमें जी। आप पैसा लगाइए, उसमें आपको पैसा मिलेगा। जी जी और वहीं दूसरी तरफ जो दुबई से जो बैटिंग हो रही है जी जी उसको लेकर सरकार बोलती है कि नहीं ये गलत है। तो जी मतलब उसके दो पहलू हो गए जी। कि एक तरफ सरकार मतलब जिसमें जीएसटी और वो लग रहा है उसमें वो बैटिंग करने अलाउ कर रहे हैं, जी और जिसमें जीएसटी नहीं लग रहा है जो दुबई से रिलेट हो रहा है जी उसमें मना कर रहे हैं। तो जी। कहीं सर मेरे को लगता है ये बैटिंग का मामला नहीं है, ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है कि जी जी मतलब एज फार एज आई कैन नहीं अंडरस्टैंड। नहीं नहीं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सौरभ जी आपने बिल्कुल सही कहा है। देखिए क्या होता है कि ये जो भारत में हम लोग जो है ना, कई राज्यों में जो आपको पता होगा जी सर। लॉटरी जो है राज्य सरकार चलाती है। जी तमिलनाडु में, केरल में आप चले जाएंगे, वहाँ लॉटरियां जो है सरकार चलाती है। जी सर। नॉर्थ ईस्ट में भी इस तरह का है, कई राज्यों में बंद है। जैसे अगर आपको याद होगा, बहुत बचपन में आपको अगर याद हो तो सब जगह चलता था, हर स्टेट में चलता था लॉटरी, जी सर। लेकिन धीरे धीरे बंद किया गया। क्यों बंद जी। किया गया? क्योंकि देखा कि लोगों को देखा कि इससे उनका जो घर जो है, लोगों का क्या है, आमतौर पर हमारा भारत जो है अमूमन या तो गरीब है या तो मध्यम वर्गीय परिवार है, और हर आदमी का सपना है कि वो कैसे भी करके वो पैसा कमाए। जी सर। उसको लगता है कि हम मेहनत से तो नहीं हो पा रहा, तो कम से कम सोचता है कि लॉटरी खरीद ले। जी और सर। ये जो है एक प्रकार का लॉटरी जो है, ऐसा पाया गया कि एक लॉटरी एक जुआ टाइप का है। जी सर। आज भी आप देखेंगे ड्रीम 11 में तो जैसे प्लेयर्स जब ऐड कर दिखाते हैं
भाई आपको कितना मिला, मेरे को 2 करोड़ मिला, इसको कितना मिला, 5 करोड़ मिला। जी सर। वो तो ऐड में दिखाया जा रहा है, जी। लेकिन उसके चलते कितने लोग घर बर्बाद हो गया, हाँ। है ना। कितने बच्चों का भी, जो कानपुर में एक हैवानियत वाली घटना हुई कि कुछ बच्चों ने एक नीट की तैयारी कर रहे बच्चे के साथ इतने हैवानियत तरीके से पेश आए कि 6-7 दिन उसके साथ मारपीट करते रहे, जलाते रहे, तमाम तरह की है ना। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ जो है, आप जो बोल रहे हैं, मैं तो बिल्कुल, वो जो दुबई से चल रहा था, वो जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, वो तो अवैध था, तो उसको तो नकेल कसना जरूरी था ही। लेकिन ये जो आप ड्रीम 11 इस तरह की बात कर रहे हैं, मैं तो इसके भी पक्ष में नहीं हूँ। हाँ। क्योंकि इससे क्या होता है, आमतौर पर लोगों का जीवन जो है बर्बाद हो रहा है। जी सर, सही है ना जी। सर कुछ और, हमारे शो को काफी यूथ देखता है, तो यूथ को आप कोई मैसेज, जो एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी, और कुछ ऐसे लोग जो शॉर्टकट पकड़ के जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, उनके लिए भी एक सीख आप जो देना चाहे अपने तरफ से। नहीं, मैं तो एक ही बात बोलूंगा, देखिए सफलता के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है। सबसे पहली बात ये तो मैं बोल सकता हूं कि सफलता के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है। रायपुर में भी आज जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी अमीर लोग हैं, पैसे वाले हैं, चाहे चैम्बर से जुड़े हों, चाहे उद्योगपति हों, इनसे अगर 20 साल 30 साल पहले देखेंगे, इनके पास भी स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। जी सर। लेकिन इन लोगों ने कोई चोरी करके, कोई डकैती डाल के, कोई लॉटरी खेल के, जुआ खेल के, सट्टा खेल के नहीं किए। जी सर। है ना, इन लोगों ने सभी ने मेहनत किया, और मेहनत करने से क्या होता है, परिणाम देर से आता है लेकिन जरूर आता है। जी सर। है ना। तो मैं तो यूथ को, सभी को बोलूंगा कि भाई किसी शॉर्टकट तरीका को ना अपनाएं, है ना। मेहनत ही एकमात्र सफलता का तरीका है। और खासकर ये चीज अगर पैसे के लिए है तो ये चीज सेम पढ़ाई के लिए भी है ना। बस मैं फिर से एक बार दोहराना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जैसे ही बच्चा, जो पेरेंट्स को भी इस बारे में बोलना चाहूंगा, जैसे ही बच्चा आपका 10वीं में आता है, कोशिश कीजिए उसको जो है क्या कर सकता है। आपसे अगर नहीं समझ में आता है, आप माने कोई शिक्षाविद के पास जाइए, या हमारे जैसे लोगों के पास आइए, या कोई और प्रोफेसर जिनके लगता है आप उनके पास जाइए, और आप बच्चे का एनालिसिस करवाइए, बच्चे का रुचि पूछिए क्या करना चाहता है, उसके अनुसार जाने दीजिए। अगर वो डांस करना चाहता है, खेलना चाहता है, क्योंकि आज जो है सब भारत में संभावना का अपार संभावना है। जी सर। है ना। जब पहले लोग जो है ना फिल्मों में, नाटक में जाने पर लोग बहुत बुरा ये करते थे कि अरे वहां जा रहा है, भांड बन रहा है, नाटक कर रहा है, इस तरह से। और आज आप देख रहे हैं कि लोग इंडियन आइडल में, सब में परिवार छोड़ के लोग ये कर रहे हैं। अभी यहीं पर जो है मैं बताना चाहूंगा आपको कि एक छत्तीसगढ़ में प्लेयर है मालविका बंसोड़ करके, है ना। उनकी माँ जो है डेंटल डॉक्टर हैं और बहुत प्रतिष्ठित डॉक्टर है नागपुर में। उन्होंने अपने कैरियर वगैरह सब छोड़ के बच्ची को बैडमिंटन खेलने के लिए, उनको लगा कि छत्तीसगढ़ में अच्छे कोच है, यहाँ पर संभावना अपार है, उन्होंने पूरा प्रैक्टिस वगैरह बंद करके अपनी बच्ची के साथ यहीं पर वो शिफ्ट हो गई है, वो कर रही है। तो भाई कोई जरूरी नहीं कि पढ़ाई के माध्यम से, खेल के माध्यम से भी आज पूरे भारत में मालविका को सब जानता है। जी सर। जी। उसके मतलब उसके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि करियर काउंसलिंग होनी जरूरी है। माने बच्चे को जो रुचि है, माने हम जो है ना पेरेंट्स अपना ये इच्छा ना थोपे बच्चे पर, उसको वो अपने प्रतिष्ठा को ना बनाए। जी। है ना। बात यही 3 इडियट्स में भी बोला गया है ना, कि लड़का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहता है, हमने उसको इंजीनियरिंग करवा रहे हैं। सही बात है ना। हमने पढ़ाई को क्या है ना, हमने पढ़ाई को क्या है, सीखने का माध्यम या ज्ञान का माध्यम छोड़ के हमने उसको डिग्री पाने का माध्यम और नौकरी पाने का माध्यम बना, एक सर्वाइवल का माध्यम। बस हमने सोचा कि इससे हमको नौकरी मिल जाएगी, इससे हमको डिग्री मिल जाएगी, बस इसी लेकर। सर जैसे आपकी संस्था से कोई जुड़ना चाहे हमारे दर्शकों में से, आपका कांटेक्ट, तो सर कैसे आपको कांटेक्ट कर सकते हैं? ये देखिए, हाँ बिल्कुल, देखिए मेरा संस्था जो है, मेरे संस्था का नाम युवा है। ये रायपुर में माननीय मुख्यमंत्री निवास के पास सिविल लाइंस में स्थित है। यहाँ इसका तो रायपुर में एक प्रोमिनेंट जगह है, तो इसीलिए कोई बहुत आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी, वहाँ मिल जाएगा। उसके अलावा फेसबुक, यूट्यूब में भी आप युवा रायपुर के नाम से देख सकते हो, है ना। तो हम लोग हर जगह, वेबसाइट वगैरह सब में हमारा नंबर दिया हुआ है, और कोई भी बच्चा जब भी चाहे, है ना। मैं तो आज सौरभ जी का, आपका बहुत विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस इंटरव्यू के माध्यम से उन बच्चों का, पता नहीं आप सौरभ जी आज आपको लग रहा है कि आप सिर्फ एक व्यक्ति का इंटरव्यू ले रहे हो, लेकिन इस एक इंटरव्यू से हजारों बच्चों की जीवन बदल सकता है। क्योंकि मैंने यही देखा है कि मैंने देखा कि शिक्षा और ये जो इसके माध्यम से मैंने देखा, जब लोग, ऐसे लोग जो बच्चे, जो बच्चियां मेरे पास ऐसे थी, माँ पिताजी मारते थे, मत पढ़ो, पढ़ने से शादी करने में दिक्कत हो जाएगी। आज वो बच्चे जो है, पता चला जिनके ख्वाब साइकिल हुआ करता था, जो बच्चे कार लेके चल रहे हैं।
सही बात है। सरकारी नौकरी जी। मिल गई, अधिकारी के जी। पद पर चले गए। और मैं समझता हूँ, मैं आपको अतिशयोक्ति नहीं होगी सौरभ जी मैं बताते हुए, पूरे राज्य में कोई ऐसा जिला, ऐसा जगह नहीं है जहां हमारे बच्चे सेलेक्ट होकर काम नहीं कर रहे हैं। बल्कि मैं तो बोलूंगा अब देश में कई हिस्सों में हमारे बच्चे पहुंचे हुए हैं। जी। और इन 23 वर्षों में जो है मैंने लगभग 20,000 बच्चों को पढ़ाया। जी सर। और कोरोना के दौरान ऑनलाइन के समय आपको आश्चर्य होगा कि कश्मीर का बच्चा भी हमसे पढ़ता था। जी। और आज भी कर्नाटक, बेंगलोर के कर्नाटक का बच्चा भी पढ़ रहा है हमारे पास। यानी कोई ये भावना नहीं रही कि कोई उत्तर का पढ़ रहा, दक्षिण का पढ़ रहा, ऐसा नहीं है। हर जगह के बच्चे जो है जी सर। ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, कर रहे हैं। हमारा यूट्यूब में चैनल है, उसमें फ्री क्लासेस डलते हैं। बच्चे लोग लाइव जैसे ही क्लासरूम होता है वहीं लाइव चालू हो जाता है। जी। तो बच्चे जुड़ के, यानी जो भी आज पढ़ना चाहता है जी। वो बिल्कुल पढ़ सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों अगर आपकी दिल से इच्छा, आप कुछ करना चाहते हैं तो आप सर के साथ जुड़ सकते हैं। सर आपने आज हमें अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे जी, शो में आज हम आपसे मिले। दोस्तों ऐसे ही फिर मिलेंगे एक और बार नई शख्सियत के साथ। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं सौरभ मिश्रा, आप देख रहे हैं जनधारा 24/7।